गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चर्चा कर रहे थे, यूरोप में राष्ट्रवाद की चर्चा कर रहे थे। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय में भूख, कठिनाइयों और जन विद्रोह को आज देखेंगे, किस तरीके से वहाँ पर भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह हुए। तो आइए हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। स्टूडेंट्स, 1830 ईस्वी के दशक में यूरोप में जो था भारी कठिनाइयाँ आया। दरअसल जो 19वीं सेंचुरी के प्रथम भाग में, फर्स्ट डिकेड में, पूरे यूरोप में जनसंख्या में ज़बरदस्त वृद्धि हुआ, तेज गति से वृद्धि हुआ यूरोप में, पॉपुलेशन ग्रोथ, और वहाँ पर नौकरियाँ जो दी गई थी लोगों को वह पर्याप्त नहीं था। रोजगार जितने मिले हुए थे वहाँ पर लोगों को, उससे अधिक नौकरी ढूंढने वालों की तादाद थी। नौकरी की मांग लोग करने वाले लोग ज़्यादा थे और नौकरी कम मिला हुआ था। ग्रामीण क्षेत्र से लोग शहरों में जाकर गरीब बस्तियों में रहने लगे और जो छोटे उत्पादक थे, स्मॉल प्रोड्यूसर को अक्सर इंग्लैंड से आयातित मशीनों से बने कपड़े को से प्रतिस्पर्धा करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे वे मशीन से बने हुए कपड़ों की प्रतिस्पर्धा नहीं करने पाते थे, क्योंकि स्मॉल जो प्रोड्यूसर्स थे उनके महंगे होते थे, जबकि मशीन से बने, इंग्लैंड से मशीन से बने हुए जो कपड़े आते थे वे सस्ते होते थे। इसलिए प्रतिस्पर्धा करने में समस्या होती थी। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्तर महाद्वीपों से ऊंचा था। मतलब चाहे वो अनेक जितने भी हमारे 7 कॉन्टिनेंट हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स में से 7 महाद्वीपों में से इंग्लैंड, जो यूरोप में जो इंग्लैंड था, बाकी कॉन्टिनेंट से इंडस्ट्रियलाइजेशन का वहाँ पर लेवल ऊंचा था, ग्रोथ ऊंचा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले इंग्लैंड में ही स्टार्ट हुआ था और बड़े स्तर पर वह आगे भी रहा। महाद्वीप को यह प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग में ज़्यादा झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि जो मशीन जो थे, मशीन से बने हुए कपड़े जब इंग्लैंड से आने लगे तो यूरोप में बहुत सारे छोटे मोटे जो कल कारखाने लगा करके जो बुनकर लोग थे, जो हाथों से अपनी कपड़ों को बुनाई करते थे, वे सब ज़्यादा सामना नहीं करने पाए। उन सब लोगों की उद्योग व्यापार समाप्त हो गए, क्योंकि मशीन से बने हुए कपड़ों की मांग लोग ज़्यादा करने लगे थे, क्योंकि सस्ती होती थी। इंग्लैंड में जिस तरीके से यह बात आगे बढ़ा, वहाँ पर उत्पादन जो था मुख्यतः घरों और छोटे कारखानों में होता था और केवल आंशिक रूप से ही मशीनीकृत था। जो छोटे उद्योग थे, उद्योगपति थे। यूरोप के इन इलाकों में जहाँ कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था, धनी संपन्न वर्ग सत्ता में थे, शासक थे, कृषक सामंती शुल्कों और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे थे। कृषक की स्थिति सही नहीं थी, खाने पीने की चीज़ों के मूल्य बढ़ गए थे, फसल खराब हो गए थे, गांव में गरीबी 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 की मार हर जगह, गरीबी गरीबी हर जगह गीत गाने जाने लगे थे, क्योंकि गरीबी बहुत ही विकट स्थिति थी। लोगों की खाने पाने की चीज़ें महंगी होती जा रही थीं और लोगों का जितना आय था उस आय से लोग अपनी जीवन यापन करने वाली चीज़ों को खरीद नहीं सकते थे। 1848 में एक ऐसा ही वर्ष था जिस समय खाने पीने की कमी हो गई थी, व्यापक बेरोजगारी फैल गई थी और पेरिस के लोग सड़कों पर आ गए थे। जगह जगह अवरोध लगाए गए, लुई फिलिप को भागने पर मजबूर कर दिया गया। राष्ट्रीय सभा ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क लोगों को मत देने का अधिकार दिया गया, है ना, जिसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। काम के अधिकार की गारंटी दी गई वहाँ पर। और इस तरीके से जब गणतंत्र घोषित किया जाता है पेरिस में, तो जब फ्रांस में जब ये बातें बढ़ती हैं तो वहाँ पर रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने खोले जाते हैं और वहाँ पर राष्ट्रीय कारखाने खोल करके, है ना, 1845 में सिसिलियो में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उन्हें कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा
जो लेते थे परंतु दाम बहुत कम देते थे। जो ठेकेदार थे वे दाम कम देते थे और कच्चा माल देकर जो निर्मित कपड़ा लेते थे उनसे उसके दाम जब कम देते थे तो पत्रकार विल्हेम वोल्फ ने सिसिलिया के एक गांव की घटनाएं लिखने का बताने का काम किया है। उसने कहा है कि इस गांव में 18,000 आबादी वाले सूती कपड़ा बुनने का व्यवसाय सबसे व्यापक है। श्रमिकों की हालात खस्ता है। काम के लिए बेताब लोगों का फ़ायदा उठाकर ठेकेदारों ने बनवाए जाने वाले माल की कीमतें गिरा दी हैं, क्योंकि लोग जो कच्चा माल देते थे और जो कपड़ा बनवाते थे उनका कीमत, बनवाने का कीमत मज़दूरों को, श्रमिकों को कम दिया जाता था। इसीलिए 4 जून को दोपहर 2 बजे बुनकरों की एक भीड़ अपने घर से निकल जाती है और 2 कतारों में चलते हुए ठेकेदार की जो कोठी था, जो घर था, आवास था, वहाँ पर पहुँच जाती थी, वहाँ पर पहुँच जाती है और ज़्यादा मजदूरी की मांग रखती है उनके सामने, ठेकेदारों के सामने। और उनके साथ कभी घृणा का व्यवहार किया गया तो कभी धमकियां उन्हें दी गईं, कभी जबरन जो है सो उन्हें दबाने का प्रयास किया गया। इसके बाद भीड़ घर में ज़बरदस्ती घुस जाती है। चमचमाती खिड़कियां, फर्नीचर, चीनी मिट्टी के जो बने हुए जो बर्तन इत्यादि थे सबको तोड़ दिया जाता है और भंडार गृह में घुसकर कपड़े के भंडार को लूटकर उसे तार तार कर दिया जाता है। ठेकेदार अपने परिवार के साथ पड़ोस के गांव में भाग गया। हालांकि ऐसे व्यक्ति को उन गांव में शरण देने से इनकार कर दिया गया कि ठेकेदारों को हम अपने शहर में, अपने जगह पर नहीं रहने देंगे। और वह 24 घंटे बाद सेना को बुलाकर उसकी मदद से लौटा और इसके बाद कई बुनकरों को, कई श्रमिकों को गोली मार दिया, कई लोगों को। लेकिन यह बात यहीं पर बंद नहीं होती, इससे पूरे यूरोप में और आग की तरह यह फैल जाती है फ्रांस में, और बड़े स्तर पर वहाँ पर बुनकर इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर भी उदारवादी और राष्ट्रवादी जो लोग थे वे दबते नहीं हैं। और क्योंकि युवा वर्ग जो था वह मन बना चुका था कि अब राष्ट्र राज्य की स्थापना यहाँ पर हो करके ही रहेगा, रोजगार लोगों को देने वाली जो सत्ता रहेगी, जनता का शासन होगा, जो जनता की रोजगार के लिए सोचेगा, जनता की बेरोजगारी की समस्या को देखेगा, जो जनता के लिए जो महंगे बढ़े हुए जो मूल्य हैं इसको कम करने का प्रयास करेगा और उनके लिए जो सुख सुविधाएं हैं उसे उपलब्ध कराने की प्रयास करेगा, उसी का शासन हो सकता है। एक बार राजा का शासन नहीं हो सकता, क्योंकि राजा शासन में जो राजा के जो नज़दीकी लोग होते हैं वे मालो माल हो जाते हैं। समाज में जो धनी संपन्न लोग होते हैं उनकी स्थिति अच्छी हो जाती है। और यह जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन जिस गति से हुआ उस गति से श्रमिकों की स्थिति नहीं बदली, लेकिन जो इंडस्ट्री खोलने वाले मालो माल हो गए थे और क्रांतिकारी जो लोग थे इस घटना से भली भांति परिचित हो गए थे। तो इन सब बातों का प्रचार प्रसार किया गया और क्रांतिकारियों ने इस भुखमरी से निपटने के लिए जो है किसान, मजदूर जितने भी थे और सबको जितने भी लोग पढ़े लिखे थे सबको लेख पत्रों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, संगीतों के माध्यम से जागृत करके और इस आंदोलन को बढ़ाने का और काम किए, जिससे कि यूरोप में राष्ट्र राज्य की स्थापना हो सके। साथियों, तो आप यहीं तक जो है सो आज देखेंगे। अगले टॉपिक में, अगले कड़ी में हम लोग 1848 में उदारवादियों की क्रांति जो टॉपिक है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे साथियों। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। तो किस तरीके से, एक बात याद रखिएगा, किस तरीके से यूरोप में वहाँ पर जो है प्रारंभ होता है, वहाँ पर भूख किस तरीके की थी, कठिनाइयाँ किस तरीके की थीं और भूख और कठिनाइयों के कारण किस तरीके से जन विद्रोह प्रारंभ होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। क्योंकि यहाँ पर इसको शॉर्ट नोट आप 10-5 लाइन बना लेंगे यहाँ से छाट करके, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट भी माने जाएंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।